हेलो गाइस, दिस इज मुशफिक इस्लाम, योर कॉमर्स कोच एंड यू आर वाचिंग एडुनेशन। तो गाइस, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गाइस, सीयू बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का ये रिवीजन क्लास चल रहा है। इसमें हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड। गाइस, आपका अगर कॉस्टिंग सब्जेक्ट है और ये चैप्टर आपको करना है, आप इस वीडियो को रिफर कर सकते हो। आप अगर कॉमर्स प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तब भी आप ये वीडियो को रिफर कर सकते हो, इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि किस तरीका से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव है कॉस्टिंग का। तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो देखते हैं। पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मेनली मटेरियल कॉस्ट आते हैं, देन लेबर कॉस्ट आते हैं और फिर ओवरहेड कॉस्ट आते हैं। ये तीनों कॉस्ट जो है डायरेक्ट नेचर का भी होता है और इनडायरेक्ट नेचर का भी होता है। दैट मींस मटेरियल कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओवरहेड कॉस्ट कैन बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। Now when we calculate this one ना, जैसे कि कॉस्ट शीट में होता है, तो we got actually what? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट ये तीनों एलिमेंट को जोड़कर निकल जाता है। तो गाइस, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो मेन अमाउंट है, मेन कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, वो मटेरियल कॉस्ट से आता है। मतलब मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट काफी बड़ा होता है और इसी वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का परचेज डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से मटेरियल कॉस्ट को, रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम से कम कर सके, उसको कंट्रोल कर सके अपने बेटर डिसीजन लेकर के। और यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी द सब टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। लेट्स सी टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड देन decision making sums on this. Number 3, we will be going to do computation of total cost. Number 4, how to prepare store ledger. And lastly, and one of the most important, is calculation of different level of inventory, different level of stocks. In this particular point, we are going to learn reorder level, maximum level, minimum level, average level and danger level. तो गाइस, अभी जो हम लोग समझने वाले हैं वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। ये EOQ होता क्या है? गाइस, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का परचेज डिपार्टमेंट को हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है डिसीजन लेने में कि वो अपने सप्लायर से कितना अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एट ए टाइम परचेज करे। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज होगा तब भी एक परचेज डिपार्टमेंट के लिए दिक्कत की बात है, और अगर कम परचेज करेंगे तब भी दिक्कत की बात है, क्योंकि प्रोडक्शन रुक सकता है। अगर हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी बार बार परचेज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है, और अगर ज्यादा परचेज करेंगे एट ए टाइम तो उसमें भी दिक्कत है। आइए समझते हैं दिक्कत कैसे है यहाँ पर। अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब बल्क अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज कर लेता है, तो उसको तो वेयर हाउस में रखना भी पड़ेगा ना, उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। और मान लो अगर वेयर हाउस मेरा अपना नहीं है तो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू पे रेंट फॉर इट।
that rent will increase and in that case cost of production will increase, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है। मटेरियल कॉस्ट में ये सारे कॉस्ट ऐड अप होते हैं। और अगर वो अपने सप्लायर से थोड़े थोड़े क्वांटिटी परचेज करता है तो दैट मीन्स उसको बहुत बार थोड़े थोड़े करके परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को फुलफिल करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल है 1 लाख यूनिट्स का और परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ 5000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं ईच टाइम, तो दैट मीन्स द परचेज डिपार्टमेंट हैव टू ऑर्डर 20 टाइम्स टू सैटिस्फाई द एनुअल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर 20 बार मंगवाया जा रहा है गुड्स को, रॉ मटेरियल्स को सप्लायर से अपने फैक्ट्री तक। तो ये जो 20 बार लाने का खर्चा हो गया है ना, यही को बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसी को हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि मैं 20 टाइम्स 5000 यूनिट्स मंगवाऊंगा और 20 टाइम्स का ऑर्डरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। बट ये 5000 यूनिट्स जब मैं मंगवाऊंगा ना, तो इसको उतना ज्यादा स्टोरेज का जरूरत नहीं लगेगा। दैट मीन्स यहां पर तो मेरा इस सिचुएशन में जब मैं कम मंगवा रहा हूं यूनिट्स को, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। और जब मैं ज्यादा क्वांटिटी एक बार में मंगवा रहा हूं, फॉर एग्जांपल टेक्स 25000 एट अ टाइम, 25000 यूनिट्स एट अ टाइम, देन आई एम गोना ऑर्डर ओनली 4 टाइम्स, राइट। तो मैं 4 बार मंगवा रहा हूं। 25000 यूनिट्स लाने का, उसको स्टोर करने का, उसको स्टोर करने का रेंट भी तो लगेगा ना। तो यहां पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है क्योंकि बार बार मंगवाना, सिर्फ 4 ही बार मंगवाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं 20 टाइम्स मंगवा रहा हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा और कैरिंग कॉस्ट कम। मतलब एक सिचुएशन ऐसा हो रहा है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और कैरिंग कॉस्ट कम, और एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। तो परचेज डिपार्टमेंट एक ऐसा ऑर्डर साइज को ढूंढने का कोशिश करता है, डिसीजन लेने का कोशिश करता है, जहां पर वो अपना कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को ही मिनिमाइज कर पाए। ईओक्यू का मतलब ही यही होता है कि कोई ऐसा ऑर्डर साइज जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो सके, वो सिचुएशन को ही ईओक्यू कहते हैं। तो गाइस अभी ईओक्यू का बेसिक डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं अपने लोग। So EOQ is the size of order of raw materials for which both total ordering cost and total ordering cost and total carrying cost is minimum। ये वो सिचुएशन होता है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज किया जा सके। ये वो ऑर्डर साइज होते हैं। साइज ऑफ ऑर्डर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो गाइस। इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं कि हाउ much quantity of order should we purchase so that total cost will be minimum। मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। गाइस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। वी कॉल्ड इट रीऑर्डर क्वांटिटी। गाइस अभी हम लोग समझने वाले हैं एजम्पशंस अंडरलाइन ईओक्यू। ईओक्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एजम्पशन लिया जाता है और वो एजम्पशन के बेसिस में ही हम लोग ईओक्यू का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं एजम्पशन ऑन ईओक्यू। assumption underlying EOQ.
तो पहले जो एजम्पशन यहां पर लिया जाता है, नंबर 1 एजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ordering cost per order and carrying cost per unit per annum is known and fixed। मतलब तो गाइस यहां लिखा है सबसे पहला असम्पशन में, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज नोन एंड फिक्स्ड। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पता होता है, और वो फिक्स्ड होता है, मतलब वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब होता है सप्लायर के यहां से यहां तक का गुड्स लाने का भाड़ा। मतलब एक बार ऑर्डर करोगे एक फिक्स्ड अमाउंट लगेगा, 2 बार ऑर्डर करोगे वही फिक्स्ड अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बार ऑर्डर करोगे वही फिक्स्ड अमाउंट को कॉस्ट पर ऑर्डर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे प्रीवियस केस में हमने देखा कि मैं जब 25,000 यूनिट्स को मंगवा रहा था तो मुझे 4 बार ऑर्डर करना पड़ रहा था ताकि मेरा 1 लाख यूनिट्स का एनुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो इस केसेस में मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जा रहा था, कॉस्ट पर ऑर्डर बिल्कुल फिक्स्ड है, ये 25,000 यूनिट्स परचेस करो या 5,000 यूनिट्स परचेस करो एट ए टाइम, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी सेम। से फॉर एग्जांपल 800, से फॉर एग्जांपल 800 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल्स टू 800। तो मैं जब 4 बार ऑर्डर कर रहा था, दैट मींस 800 into 4 एंड आई हैव टू गिव 3200 फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जब मैं 20 टाइम्स ऑर्डर कर रहा था, हर बार 5,000 यूनिट्स करके, तो मुझे 20 into 800 देना पड़ रहा था, और मेरा यहाँ पर 16,000 रुपीज देना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होगा, तो इससे क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स के वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट रेगुलेट होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितना ज्यादा, ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा सेम रह रहा है। ठीक है ना। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का मतलब है कि आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वो रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल को जब आप वेयर हाउस में रखोगे 1 साल तक, तो उसमें आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, वो स्टोरेज का, वेयर हाउसिंग का, रेंट का वगैरह का कितना पैसा खर्चा हो रहा है एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का 1 साल के लिए। और ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। हम लोग ये अजम्पशन मानते हैं यूक्यू में कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हर यूनिट्स का सेम होगा। दैट मींस यहां पर से ये समझ में आ गया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज फिक्स्ड एंड दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। अभी हम लोग इसको और भी ज्यादा एक्सटेंडेड वे में समझेंगे, पहले हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट समझाने का कोशिश करूंगा कि फिक्स्ड क्या है और एक वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो गाइस नंबर 2 में आ जाते हैं। नंबर 2 में एजम्पशन लिया गया है एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन is constant and known। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को पता होता है कि उसका एनुअली कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन लगेगा। तो ये एस्टिमेटेड एक आइडिया रहता ही है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कि मेरा 1 साल का एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख यूनिट्स है, 2 लाख यूनिट्स है, 50 लाख यूनिट्स है, वॉट एवर इट विल बी। ये एक एस्टिमेट जो है ना, उन लोग डेटा प्रिपेयर करके रखता है कि हाँ इतना रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम होने वाला है। तो एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन कांस्टेंट है और वो नोन है, ऐसा हम लोग ईओक्यू में एजम्पशन लेते हैं। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में है परचेज प्राइस ऑफ raw material is constant
एंड नोन, सारा चीज कांस्टेंट है और नोन है कि एक रॉ मटेरियल का जो दाम है ना, प्राइस है ना, जो मैं किसको दे रहा हूं, सप्लायर को दे रहा हूं, उसका रॉ मटेरियल का पैसा वो भी फिक्स्ड है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ये पता होता है। लास्टली नंबर 4, the quantity of raw material ordered is received immediately. The quantity of raw material ordered is received immediately. मतलब जो रॉ मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो इमीडिएटली मुझे रिसीव्ड हो जाता है सप्लायर के थ्रू। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द ऑर्डर्ड एंड रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अंडरस्टूड? तो these are the assumption which we take in EOQ calculation। तो गाइस अभी जो है ना, जैसे मैंने बोला था ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बारे में समझना है। सो अभी तक तो ये समझ में आ गया आपको कि ये एक डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट है और इसीलिए हम लोग वही कॉस्ट को इसमें कंसीडर करेंगे जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। अंडरस्टूड? जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, मतलब वेरिएबल नेचर वाला कॉस्ट। तो अभी हम लोग कौन सा कॉस्ट को कंसीडर करने वाले हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। दैट मींस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। अंडरस्टूड? हम लोग सीखेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला और इसका कुछ कंसेप्ट। तो गाइस अभी हम लोग जानेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है। It is the cost incurred for every order placed। मतलब हम जितने बार ऑर्डर करेंगे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। अंडरस्टूड? वन मोर लाइन, कॉस्ट पर ऑर्डर इज constant irrespective of quantity per order। तो हमारा जो कॉस्ट पर ऑर्डर है ना वो क्वांटिटी पर ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 25,000 यूनिट्स एक बार में मंगवा रहा हूं तो मेरा एक बार लाने का खर्चा वो 5,000 यूनिट्स जब मैं एक बार मंगवाऊंगा उससे ज्यादा होगा। नहीं, 5,000 यूनिट्स भी मंगवाने का ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होगा, 20,000 यूनिट्स मंगवाने का भी 5,000 यूनिट्स मंगवाने का भी कॉस्ट सेम होने वाला है 25 यूनिट्स मंगवाने का कॉस्ट से। तो यहां पर कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा सेम होने वाला है। अच्छा गाइस, अभी हम लोग देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला वाइज कैसे निकालता है। टोटल ऑर्डरिंग cost equals to number of orders into cost per order। हमने देखा था गाइस कि assumption में हमने कॉस्ट पर ऑर्डर को, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को कांस्टेंट माना था। बट ये जो है ना हमारा ये वाला कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स्ड नेचर का है, फिक्स्ड कॉस्ट नेचर का है, ठीक है ना, पर ऑर्डर। बट ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये वेरिएबल नेचर का है और इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है ईओक्यू में। अब गाइस हमारा प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से एक बार क्या हो रहा था कि मैं 25,000 यूनिट्स मंगवा रहा हूं 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए, और एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें मैं हर बार 5,000 यूनिट्स को मंगवाऊंगा। तो जब मैं 5,000 यूनिट्स को मंगवाऊंगा तो एनुअल कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए 20 बार मंगवाऊंगा। 5,000 into 20 इट विल कम्स टू 1 लाख। और जब मैं 25,000 यूनिट्स मंगवाऊंगा
एट ए टाइम, तो मुझे 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा टू कंप्लीट माय एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे दोनों एग्जांपल से और फिर देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। नंबर ऑफ ऑर्डर अगर मैं 4 बार मंगवाऊंगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है अपना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। और फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट पर ऑर्डर का जो कॉस्ट पर ऑर्डर है वो 800 लिया, ठीक है, ₹800, एक बार ऑर्डर करने का 800 रुपया, ठीक है ना। तो इट्स कमिंग हाउ मच, ₹3200। और वही अगर हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं 5000 यूनिट्स करके बार बार मंगवाऊंगा तो मुझे 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा अपना एनुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर वही सेम है भाई, एक बार ऑर्डर करने का 800, 2 बार करने का 8 इंटू 2 कर देंगे, 20 बार करने का 800 इंटू 20 कर देंगे। तो इट्स कमिंग हाउ मच, 16,000। तो हमने क्या देखा कि हमारा जब नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है तो हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 3200 है, और वही केस में अगर मैं 20 बार ऑर्डर करूं तो इट्स कमिंग 16,000, राइट। और हमारा ये जो कॉस्ट पर ऑर्डर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग एक नटशेल में समझते हैं। एक बार मैं इसको जस्ट कंक्लूड करना चाहता हूं। वही हमारा सेम एग्जांपल के हिसाब से हम लोग समझेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर जो है, मान लो ये 4 है, 4 मींस 20 से कम है ना, वी कैन राइट हियर लो, ओके। व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्डर इज लो, number of order is low as compared to this, the ordering cost is low as compared to this, we can say total ordering cost is low, okay. Now cost per order is same, constant in every case, okay. अगर नंबर ऑफ ऑर्डर लो है, मतलब मैं 4 बार ही सिर्फ मंगवा रहा हूं, मैं कितने करके मंगवा रहा हूं, एक बार में कितना यूनिट्स मंगवा रहा हूं, मींस हमारा क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना आ रहा है, 25,000 यूनिट्स, राइट। और अगर मैं यही 20 बार मंगवाऊंगा तो 5000 यूनिट्स करके मंगवाना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना होगा, 5000 यूनिट्स। तो अभी इस केस में मुझे क्वांटिटी पर ऑर्डर मेरा 25,000 यूनिट्स है, दैट मींस इट इज हाई, राइट। In the second case, when the number of order is 20, that means it's high as compared to this. The total ordering cost is also high, and the cost per order is constant. It will remain constant. But इस केस में देखो हमारा क्वांटिटी पर ऑर्डर था सिर्फ 5000 यूनिट्स, which is low as compared to 25,000 units which we were doing in this case. तो ये हमारा रिलेशन है, जब नंबर ऑफ ऑर्डर लो होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट लो होगा, दिस वन विल बी हाई। नंबर ऑफ ऑर्डर हाई होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई होगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर विल बी लो, एंड दिस विल रिमेन कांस्टेंट इन ऑल केसेस। अंडरस्टूड गाइस? तो गाइस इससे ये समझ में आया कि हमारा ये जो कॉस्ट पर ऑर्डर है ना, ये वाला ये अपना फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड इन नेचर, बट दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट is variable, it is variable, and that's why we are actually considering it for decision making, okay, calculations of EOQ. तो गाइस इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कैरिंग कॉस्ट। क्या है कैरिंग कॉस्ट? टोटल कैरिंग। नाउ गाइस टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? इट इज द storage cost which will vary with every unit stored। मतलब जितना यूनिट तुम स्टोर करोगे वेयर हाउस में उतना बढ़ती जाएगा।
ठीक है, जितने बार जितना यूनिट स्टोर्ड होगा उतना ज्यादा हमारा ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट होने वाला है, ठीक है ना। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट इट इज द स्टोरेज कॉस्ट विच विल वैरी विद एवरी यूनिट स्टोर्ड। हमने देखा था अपने अजम्पशन में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वो होता है फिक्स्ड नेचर का, जैसे कि कॉस्ट पर ऑर्डर होता है। बट टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है ये भी वेरिएबल नेचर का है, जैसे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। मींस टोटल कैरिंग कॉस्ट जो टोटल वाला कॉस्ट है वो वेरिएबल होता है, पर यूनिट वाला फिक्स्ड है। तो गाइस ये जो टोटल कैरिंग कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, और हम लोग इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना, ये चेंज होता रहता है। तो गाइस अभी हम लोग समझेंगे कुछ कैरिंग कॉस्ट के बारे में और ज्यादा डेप्थ में। कैरिंग कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूं अपने सप्लायर से, मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी मंगवा लेता हूं ना, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल के हिसाब से 25,000 यूनिट्स, मुझे वो यूनिट्स को स्टोर करना पड़ेगा वो वेयर हाउस में जो मेरा नहीं है। मान लो मेरा नहीं है, मुझे उसको रेंट देना पड़ेगा। अगर वही मैं 5,000 यूनिट्स मंगवाता और मैं वो वेयर हाउस में रखता तो मुझे कम रेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट्स जितना ज्यादा रेंट उतना ज्यादा, कैरिंग कॉस्ट उतना ज्यादा। यूनिट्स जितना कम रहेगा स्टोर उतना रेंट कम रहेगा, उतना कैरिंग कॉस्ट कम रहेगा। क्यों? देखो इट इज द स्टोरेज कॉस्ट विच विल वैरी with every unit store, हर यूनिट के ऊपर कैरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये कैरिंग कॉस्ट हो गया। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर मैं लार्ज क्वांटिटी मंगवा लूंगा ना तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेसिंग 25,000 रुपीज एंड आई हैव टू पे ह्यूज अमाउंट टू द सप्लायर। मेरे पास एक बार में मेरे पास से इतना पैसा कैश आउटफ्लो हो जा रहा है। अगर वो मेरे पास कैश रहता तो हो सकता है मैं बैंक से इंटरेस्ट कमा सकता था, मैं इंटरेस्ट कमा सकता था, मैं नहीं कमा पाऊंगा, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक तरह का कैरिंग कॉस्ट है। तीसरा एग्जांपल ये है कि अगर मैं बहुत ज्यादा बल्क परचेस करता हूं और वेयर हाउस में रखता हूं तो चांसेस ऑफ डिटोरिएशन इज मोर। समझ में आई बात? जो डिटोरिएशन का जो चांसेस है, सब कुछ गुड्स कुछ रॉ मटेरियल्स बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी मेरा ये जो लॉस होगा डिटोरिएशन कॉस्ट, ये भी मेरा कैरिंग कॉस्ट में आ जाता है। और एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लो अगर मैं ह्यूज क्वांटिटी मंगवा रहा हूं, दैट मींस इट इज अ रिस्क। अंडरस्टूड? गुड्स को मैं ह्यूज क्वांटिटी में अगर मंगवा रहा हूं, इट इज अ रिस्क, क्योंकि मुझे वेयर हाउस में रखना पड़ेगा और जरूरी है कि उसको इंश्योर्ड करा लेना, क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला रॉ मटेरियल में इंश्योरेंस तो बनता है, एंड फॉर दैट आई हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पर भी हमारा कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। तो यही सब एग्जांपल्स है कैरिंग कॉस्ट का। और एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि अगर मैं ह्यूज क्वांटिटी मंगवा रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल के हिसाब से 25,000 यूनिट्स मंगवा रहा हूं और मुझे अपने मेरा खुद का वेयर हाउस है, वहां मैं रख रहा हूं, पूरा वेयर हाउस जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, मुझे रेंट नहीं भले देना पड़ रहा है। बट अगर मैं 5,000 यूनिट्स करके मंगवाऊंगा तो हो सकता है मेरा वेयर हाउस काफी स्पेस खाली रहेगा और मैं उसको किसी और को रेंट दे सकता हूं, कोई और वेयर हाउस फैसिलिटी ले ले उसके लिए। अंडरस्टूड? तो यहां पर भी मेरा रेंट फॉरगॉन हो रहा है। अंडरस्टूड? ये भी एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और फिर ये कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो कैरिंग कॉस्ट में इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिया। गाइस अभी कैरिंग कॉस्ट का एक अभी कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल कैरिंग कॉस्ट, इट इज एक्चुअली एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो गाइस टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ये एवरेज इन्वेंट्री क्या है? अगर हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं, तो चलो हम लोग अपना सेम एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रीवियस एग्जांपल पे। उसके लिए हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है
रुपीज 20 से कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज रुपीज 20, मतलब हमारा एक रॉ मटेरियल वेयर हाउस में रह रहा है 1 साल के लिए, उसके लिए 20 रुपीज आई हैव टू पे। अंडरस्टूड? 20 रुपीज इज द cost. It is actually the carrying cost per unit per annum. Okay, make it carrying cost. Okay guys, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री, सबसे पहली बात आता है कि एवरेज इन्वेंट्री होता क्या है। दो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे गाइस। हमारा जो क्वांटिटी पर ऑर्डर था वो दो तरीके के थे, एक 5000 यूनिट और एक 25000 यूनिट। पहले हम लोग लेते हैं 25000 यूनिट वाला। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पर, इट इज क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2। व्हाट? क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2। तो उस हिसाब से क्वांटिटी पर ऑर्डर अगर मैं पहला एग्जांपल लूं, वो था 25000 यूनिट्स। 25000 यूनिट्स, इट इज द क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2। ओके, ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 20, so I have to write 20 here. Okay, now after calculating we are getting 250,000. It's coming 2,50,000, that total carrying cost. How much it's coming? 2,50,000 total carrying cost. Okay, in the second example, let's see, take the second example in which we were ordering 5,000 units per order. That means quantity per order is 5,000 units. So we will write 5,000 divided by 2. Okay, I think it won't be visible to you. Let's make it little above. So let's take 5,000 units quantity per order and it will be divided by 2 into 20, which is actually fixed carrying cost per unit per annum. Okay, so it's coming how much? It's coming 50,000 रुपीज। तो यहां पर कैरिंग कॉस्ट देख रहे हो, जब मैं 25,000 यूनिट्स मंगवा रहा हूं एक बार में, तो कैरिंग कॉस्ट हमारा इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है ना, बल्क क्वांटिटी में मंगवाने से इतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। और वही अगर मैं 5,000 यूनिट्स करके मंगवाऊं बार बार 20 टाइम्स, सो इट्स कमिंग 50,000 यूनिट्स। अच्छा, दिस इज ₹20। ओके, डोंट कंफ्यूज इट विथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, नाउ अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर करें तो देखो क्या होता है। जब मैं क्वांटिटी पर ऑर्डर ज्यादा था मेरा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट 2,50,000 था। ओके, अभी मेरा क्वांटिटी पर ऑर्डर यहाँ पे देखो ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर कम, मतलब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सेम है कि नहीं? क्वांटिटी पर ऑर्डर ज्यादा है तभी तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम है ना। एक बार में 25,000 यूनिट्स कर रहा हूँ, 4 बार में 1,00,000 यूनिट्स कर रहा हूँ, ये सिचुएशन इज सेम। तो जब हमारा ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है 2,50,000, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, और जब हमारा कैरिंग कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू दिस, देन हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है। तो गाइस हम लोग कंक्लूजन में यहां पर क्या आए, कोई ऐसा सिचुएशन ढूंढना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट को जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो सके। यू कैन से दोनों इक्वल हो सके। अगर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएगा ना जो सिचुएशन में, वो सबसे बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, वो सबसे बेस्ट ऑर्डर साइज है। अंडरस्टूड? उसी को ईओक्यू बोलते हैं। तो गाइस अभी इसको हम लोग इरेज करते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जा रहा है। तो गाइस हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट ये वेरिएबल नेचर का है, और कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये दोनों फिक्स नेचर का है। हमने देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। गाइस अभी जो है परचेज प्राइस के भी बारे में बात करते हैं। परचेज प्राइस क्या होता है? सिंपली परचेज प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस अगर फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, तो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए वो रिलेवेंट ही नहीं है, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए लेना ही नहीं है। बट अगर परचेज प्राइस
थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो कि मान लो कि इतना क्वांटिटी परचेस करेंगे तो इतना प्राइस लगेगा, और उससे ज्यादा करोगे तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, दैट मींस स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फिर हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग में ले सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग लास्टली वी आर गोइंग टू सी कि ईओक्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसका फॉर्मूला है 2AO डिवाइड बाय CI, जहां पर A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन ऑफ raw material, okay, and O stands for cost per order, and CI carrying cost per unit per annum, okay। तो गाइस अगर हम लोग इसी को कैलकुलेट करते हैं ना हमारा प्रीवियस एग्जांपल के साथ, तो देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंचते हैं। लेट्स सी 2 into हमारा एनुअल कंजम्पशन कितना था 1 लाख यूनिट्स, ओके। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कॉस्ट पर ऑर्डर कितना रखा था 800 रुपीज। 2 जो है वो हमारा फॉर्मूला का 2 है, एनुअल कंजम्पशन इज 1 लाख यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 8000 यूनिट्स, एंड CI we took CI हमने कितना लिया था, I think we have took 20, yes। तो गाइस इसको सॉल्व करना होगा, इट्स वेरी इजी। लेट्स कट this one 2 with this 2 and it's coming what 80 and 0050 8000000, ओके। तो इसका अपने को स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकल जाएगा। अगर पॉइंट्स में भी आए तो कोई बात नहीं है, पॉइंट्स में भी आके इसको राउंड ऑफ कर देना, यू विल गेट द आंसर ऑफ ईओक्यू। तो गाइस अभी हम लोग ने ईओक्यू निकालना सीख गया, ठीक है ना। 2AO, A stands for annual consumption of raw material, O stands for cost per order, and CI stands for carrying cost per unit, okay guys। So we have to put this one and we have to just use the calculator to get the number of units, to get the units, okay। ये जो भी यूनिट्स आएगा अपना वो होगा ईओक्यू। गाइस इसका आंसर बिल्कुल रूट्स में, इसका आंसर बिल्कुल डेसिमल में आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आपका आंसर जो भी आए उसको राउंड ऑफ कर देना, ठीक है ना गाइस। अभी देखो इसमें और भी कुछ एक्सटेंशन करते हैं। ईओक्यू तो निकाल दिया, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का भी फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो गाइस ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस कुछ मिनट्स पहले कर लिया। जैसे हमारा एनुअल कंजम्पशन 1 लाख था और 5000 क्वांटिटी पर ऑर्डर था, डिवाइड कर रहे थे 20 आ रहा था, और जब हमारा एनुअल कंजम्पशन 1 लाख था, क्वांटिटी पर ऑर्डर 25000 था, तो वो डिवाइड करके 4 आ रहा था, तो 4 टाइम्स एंड 20 टाइम्स वो। वैसे ही यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन 1 लाख होगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर मतलब इस केस में क्वांटिटी पर ऑर्डर का मतलब हो रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो भी आएगा 1 लाख से इस अमाउंट को डिवाइड कर देना, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके। अब इसके बाद आता है टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, मतलब 2 ऑर्डर के बीच में कितना डेज का गैप होता है। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या होता है। तो गाइज यहां पर डिपेंड करता है, आप इसको 12 मंथ्स भी ले लो, ऊपर में न्यूमरेटर में 12 मंथ्स ले लो, 365 डेज ले लो, और यू कैन टेक 360 डेज ऑल्सो। अगर आप 360 डेज ले रहे हो, अगर क्वेश्चन में 360 डेज गिवन है, दैट यू कैन अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो यू कैन टेक 360 डेज ऑल्सो। और इसके नीचे में हम लोगों को डालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जैसे हमारा एक एग्जांपल, हमारा वही प्रीवियस एग्जांपल से लेते हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, अगर 12 मंथ के हिसाब से अगर मैं ले रहा हूं, चलो इसमें 360 डेज लेते हैं, 360 डेज।
पहला केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना था, 4 था, तो हर ऑर्डर 90 डेज में हो रहा था। दूसरा केस में 360 डेज डिवाइड बाय 20, हर ऑर्डर 18 डेज में होगा, तो इसी को बोलते हैं टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स। गाइस मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट अमाउंट में नहीं देता है, दैट मींस फिगर में नहीं देता है, रुपीस फॉर्म में नहीं देता है, वो दे देता है परसेंटेज के फॉर्म में। कैसे देखते हैं इसको लास्टली, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये मान लो मुझे दे दिया 15%, ओके 15%, ये सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन में देगा। आइदर हमारे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने लिया था 20 रुपीज, बट मान लो अगर 15%, 10%, 8% अगर दे दे, देन व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हारा जो रॉ मटेरियल का पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का जो प्राइस है ना, मतलब एक रॉ मटेरियल खरीदने का जो प्राइस है उससे बस ये 15% को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रॉ मटेरियल परचेज करने का जो प्राइस है, एक रॉ मटेरियल का प्राइस वो है मान लो यू कैन से 100 रुपीज, थोड़ा इजी लेते हैं समझने के लिए। तो 100 रुपीज है तुम्हारा परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, और यू कैन टेक यस 100 रुपीज, ओके। तो 15% ऑफ 100 रुपीज इज व्हाट, 15 रुपीज। तो 15 रुपीज हमारा हो जाता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 1 यूनिट लेना है, ठीक है ना। अगर मान वो 20 रुपीज भी हो सकता है, 40 रुपीज भी हो सकता है, और उसी से तुमको ये 15% को मल्टीप्लाई करना है। और एक बार तुमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पता चल जाए रुपीज के फॉर्म में, उसके बाद ही यहां पर डालना। दैट मींस अगर परसेंटेज के फॉर्म में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो तो यहां पर परसेंटेज मत लिख देना, उसको मल्टीप्लाई करना परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 1 यूनिट से, टू गेट द अमाउंट, टू गेट the number in amount, and then you have to put it here and you have to solve this one. Guys, ये वाला जो एनुअल कंजम्पशन है वो तुम्हारा यूनिट फॉर्म में होगा, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये तुम्हारा रुपीस के फॉर्म में होगा, ये भी रुपीस के फॉर्म में होगा, ये 2 जो है तुम्हारा कांस्टेंट है फॉर्मूला का, एंड दिस रूट ओवर। तो गाइज हमारा यहाँ पर ईओक्यू का कंसेप्ट यहीं पर खत्म होता है। आई नो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो गया, बट बिलीव मी गाइज आप ये कंसेप्ट समझ गए ना, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।